ठीक है, और नहीं 2 7, ठीक है, और एम एन का मान होता है 1.6649 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। कुछ थोड़ा बहुत आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, बाकी लगभग हाँ भाई मैक्सिमम कुछ वो देख लेना तुम, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के। बोलो है कि नहीं? ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। 10 की पावर माइनस के अंदर जितना बढ़ रही है तो वो मान उतना ही कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ 10 की घात माइनस 27 और यहाँ 10 की घात कितनी है? माइनस 31। माइनस 31 का मतलब 10 की घात माइनस 4 का फर्क है। बोलो है कि नहीं है? यानी कि 1/10 की घात 4 यानी कि 0.000 ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान की तुलना में 10,000 गुना कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में 10,000 गुना कम है, ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लेते हैं। भाई वैसे तो ये द्रव्यमान ही बहुत कम है, अब इससे भी 10,000 गुना कम, तो इस द्रव्यमान को हम क्या मान लेते हैं? नगण्य। तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान हम किसके कारण मानते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन, ठीक है। और किसी भी नाभिक को लिखने का हम एक तरीका निकालते हैं जो इस प्रकार से लिखते हैं। ये चाहे ऐसे लिख दो ए या फिर ए यहाँ पर लिख दो, वो कोई फर्क नहीं है। तो जहाँ पर जेड तो क्या है उस नाभिक का, एक्स तो वो कोई भी नाभिक हो गया, ठीक है, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कोई भी। जेड तो हो गया उस नाभिक का परमाणु क्रमांक। जेड क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। और ए हो गया नाभिक की द्रव्यमान संख्या। अच्छा, द्रव्यमान संख्या की क्या जरूरत पड़ी? हमने डायरेक्ट द्रव्यमान क्यों नहीं लिखा? ठीक है, तो हमने द्रव्यमान संख्या इसलिए डिफाइन करी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर होगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। और जेड क्या है? वैसे तो परमाणु क्रमांक है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो जो द्रव्यमान संख्या वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो प्रोटॉन की जगह मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस एन, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या वो किसके बराबर होगी? ए माइनस जेड। बोलो समझ में आई बात? ठीक है। फिर नाभिक का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? नाभिक का द्रव्यमान बताने के लिए हमने सबसे पहले जो सबसे छोटा नाभिक होता है वो होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। वैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक भी होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, उनके अंदर तो होता है, लेकिन हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो उसके फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? 1H1, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। तो इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी बताई? 1। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 0। ऐसे मत देखना भाई, ए का मान 1 है यानी कि जेड प्लस एन का मान 1 है ना, और जेड का मान यहीं पे 1 है यानी कि एन का मान क्या हो गया? 0। तो प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन के अंदर कितनी है? 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो सबसे छोटा परमाणु है या जो सबसे छोटा नाभिक है उसके द्रव्यमान को काउंट किया हमने, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन ही है। तो इसका द्रव्यमान जब हमने निकाला तो वो इतना आया प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। तो हमने कह दिया कि एक परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है। और इस जो हाइड्रोजन का नाभिक है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हमने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया, ठीक है। तो हमने जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर बताया? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। ठीक, अभी बात हो गई। उसके बाद में जब आगे हम और वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान को हमने एक U के बराबर लिख दिया। वैसे U का मतलब है AMU, एक AMU लिखते हैं और उसके शॉर्ट में हम एक U भी लिख देते हैं कई बार। एक AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यानी कि परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, संख्या नहीं, इकाई। भाई हमें जैसे मान लो हम अपनी दैनिक जीवन के अंदर हम चीज़ों को जो वज़न नापते हैं वो हम किलोग्राम में, ग्राम में या मिलीग्राम में, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इतना नाप लेते हैं। सोने को नाप लेते हैं मिलीग्राम के अंदर, ठीक है। लेकिन भाई इतना कम द्रव्यमान 10 की घात माइनस 27, इसके लिए तो हमारे पास कोई इकाई नहीं थी। तो हमने एक नई इकाई बनाई कि जो नई इकाई है वो इसके बराबर ही होगी।
ठीक है, जैसे हमने 1 ग्राम को डिफाइन किया, 1 किलोग्राम को डिफाइन किया, परिभाषित किया, उसी प्रकार हमने एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई को भी हमने परिभाषित कर दिया। भाई इसके अंदर हम परमाणुओं का द्रव्यमान नापेंगे, समझ में आई बात। तो एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई किसके बराबर बताई हमने? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। फिर उसके बाद में हमने ये परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा बना ली भी, 1 U का मान 1 प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन बाद में हमने क्या एक जनरल परिभाषा बनाने के लिए हमने देखा कि हाइड्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, तो हाइड्रोजन से तुलना ना करके हमने इसकी तुलना करी जो अधिक जिसकी मात्रा पाई जाती है, और अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बन की। तो हमने कार्बन से इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करी। कार्बन से देखते हैं हमने परिभाषा कैसे बनाई। कार्बन से हमने परिभाषा कुछ इस प्रकार बनाई कि कार्बन का सूत्र होता है 6C12, ठीक है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक 6 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, यानी कि A बराबर हमें पता है Z+N, और Z+N का मान किसके बराबर हो गया? यहाँ से 12 के, और यहाँ से Z का मान किसके बराबर है? 6 के। तो यानी कि 6 + N बराबर 12, तो N का मान क्या आ गया? 6, ये 6 घट जाएगा उसमें से। तो यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी तो इसमें 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसके अंदर 6 है। कम ज़्यादा होती तो हमारे लिए जो द्रव्यमान निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने 6C12 कार्बन को लिया। भाई प्रोटॉन की संख्या भी बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या भी बराबर है। अब हमें प्रोटॉन का द्रव्यमान पता था और हमने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी तब तक ज्ञात कर लिया। फिर हमने देखा और हमने ये माना कि प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। हमने दोनों को बराबर भी मान लिया, थोड़ा सा ही फर्क होता है बस वो पॉइंटों के अंदर, बाकी पावर तो दोनों की सेम है, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि टोटल प्रोटॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? भाई एक प्रोटॉन का द्रव्यमान को 6 प्रोटॉन से गुणा करूंगा ना 6 से, तब वो 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को 6 से गुणा करूंगा तो वो 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये जो कुल द्रव्यमान है ये किसका द्रव्यमान हो गया? इन दोनों का योग कार्बन के द्रव्यमान का बराबर, ठीक है। तो कार्बन का द्रव्यमान हमने मान लिया 6 और 6 12, और Mp और Mn को हमने लगभग बराबर माना है, तो इसको Mp लिख दूं, ठीक है। तो और Mp को हमने क्या माना अभी थोड़ी देर पहले? 1 U बराबर 1 Mp, है ना। तो यानी कि इसका द्रव्यमान हो गया 12 U के बराबर। कार्बन का द्रव्यमान किसके बराबर हो गया? 12 U के। तो एक परमाणुवीय द्रव्यमान की इकाई की परिभाषा हमने क्या बनाई कि 1 U बराबर 6C12 कार्बन का परमाणुवीय द्रव्यमान, ठीक है, और उसको मैं भाग दे दूं 12 से। 1 U की परिभाषा मैंने कैसे बनाई कि कार्बन के परमाणुवीय द्रव्यमान को 12 से भाग दे दें, या कार्बन के परमाणुवीय द्रव्यमान का 12वां हिस्सा किसके बराबर होगा? एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई के बराबर। अभी देख लो, तुम्हें पता है 6C12 का मान किसके बराबर है? 12 U के, और इसको मैंने 12 से भाग दे दिया तो ये किसके बराबर आ गया? 1 U के। तो एक परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई की हमने यहाँ से परिभाषा बना ली। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, इसकी जो थ्योरी लिखी है वो तुम अपने नोट्स के अंदर देख लेना। इसके अंदर और कोई डाउट हो तो बताओ। अरे है कोई डाउट? फिर हम देखते हैं नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या कैसे निकालें हम? तो नाभिक की त्रिज्या बताने के लिए हमने बताया कि R समानुपाती होता है 1 की घात कितनी होता है? 1/3, ठीक है। तो यहां से R का मान हटाया तो R0 1 की घात 1/3, जहां R0 कोई कांस्टेंट है उसका मान कितना होता है? यानी कि 1.2 फर्मी, 10 की घात -15 मीटर, तो 1.2 फर्मी बोल दिया, ठीक है। और A क्या है? द्रव्यमान संख्या। वो जिस भी नाभिक की हम त्रिज्या निकाल रहे हैं उसकी द्रव्यमान संख्या का मान रख देंगे और उसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी, और उसकी घात कितनी कर देनी है? 1/3। अब इसमें से सवाल अलग अलग प्रकार के पूछे जा सकते हैं। भाई कोई नाभिक है, ठीक है, उसका द्रव्यमान संख्या A है, कोई नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या A है, और कोई दूसरी नाभिक है वो इसकी द्रव्यमान संख्या की 4 गुना है। भाई तुम्हें कोई X नाभिक दे दी, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी बताई? A, और कोई दूसरी नाभिक Y है उसकी द्रव्यमान संख्या X की 4 गुना है, ठीक है, यानी कि 4A, है ना। तो दोनों की जो त्रिज्याओं की तुलना कीजिए या त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, कैसे भी पूछ सकता है। तो मान लिया इसकी X की त्रिज्या है R1 और Y की त्रिज्या है R2। हमें पता है R बराबर होता है R0 A की घात 1/3। तो अगर मैं R0 तो कांस्टेंट है, 1.2 फर्मी, ये तो किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। तो R1 बराबर R0 A1 की घात 1/3 और R2 बराबर R0 A2 की घात
1/3। ठीक है, तो अब यहाँ से अनुपात करो इनका, R1/R2 बराबर R0, A1 का मान A के बराबर है, यानी कि A की घात 1/3 बटे R0, A2 का मान 4A के बराबर है, तो यानी कि 4A की घात 1/3। ठीक है, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ठीक है, तो R1/R2 बराबर A/4A की घात 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, है ना। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, इतना ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, या फिर ये 4 ही पड़ा रहने दो और इसका पूरे का क्या कर दो, क्यूब कर दो। ठीक है, और कुछ कर सकते हो तो बस R1, या तो ऐसे कर दो भाई, R1 अनुपात R2 बराबर है 1/4 की घात 1/3 या फिर 2 की घात 2/3। ठीक है, या अपनों ने आंकड़े थोड़े अजीब से ले लिए, उसमें ऐसे आंकड़े देगा कि ये कुछ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और या फिर R1 क्यूब अनुपात R2 क्यूब बराबर 1/4। ठीक है, सवाल ऐसे पूछ सकता है कि उनकी त्रिज्याओं के घन का अनुपात किसके बराबर होगा, तो ये त्रिज्याओं का घन हो गया, घन का मतलब उनका क्यूब, तो त्रिज्याओं का घन का अनुपात 1/4 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी त्रिज्या। तो ये सूत्र याद रखना, R बराबर R0 A की घात 1/3। अब इसका घनत्व निकालते हैं, किसका, नाभिक का। तो नाभिक का घनत्व होता है, मान लो घनत्व को हम रो से लिख देते हैं, घनत्व बराबर हमें पता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर मैं नाभिक को एक गोले जैसा मान लूँ, ठीक है भाई, नाभिक को कोई तो शेप माननी पड़ेगी, तो नाभिक की शेप हमने क्या मान ली, एक गोले जैसी। ठीक है, तो गोले जैसी शेप मान ली, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr3। तो रो बराबर m/4/3 πr3 हो गई। और नाभिक का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान कुल न्यूक्लियनों की संख्या इंटू द्रव्यमान संख्या, इतना ही तो, सॉरी, न्यूक्लियन का द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान संख्या, यही तो होगा भाई। न्यूक्लियन का द्रव्यमान हमने mp और mn को बराबर मान लिया, तो स्मॉल m के बराबर मान लो एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, और उसको उसकी द्रव्यमान संख्या से गुणा कर दूं, जो भी नाभिक है, तो द्रव्यमान तो इसके बराबर होगा ना भाई। कोई भी नाभिक है, ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को हमने स्मॉल m से लिख लिया, तो इसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, a × m के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, रो बराबर m की जगह तो मैं लिख दूंगा स्मॉल m × a, ये तो हो गया उसका द्रव्यमान, और 4/3 पाई r³ की जगह देखो क्या लिखे, हमें पता है r बराबर होता है R0 A की घात 1/3, इसका क्यूब कर दो, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, r³ की, तो इसका क्यूब गया, तो ये तो हो गया r³, ये हो गया R0 का क्यूब, और ये हो गया a, 3 से 3 कट जाएगा क्यूब करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ तो लिखेंगे हम R0 का क्यूब इंटू a। अब ध्यान से देखो, a से a कैंसिल, तो रो बराबर क्या आएगा, 3m/4 पाई R0 का क्यूब। अब ध्यान से देख, m किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। R0 है, इसका मान भी कांस्टेंट है, पाई का मान भी कांस्टेंट है, और 3 और 4 भी कांस्टेंट है। तो यानी कि नाभिक का जो घनत्व है वो उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा, नाभिक का घनत्व इसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि सूत्र के अंदर द्रव्यमान संख्या नहीं है। इस बात को थोड़ा समझो कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है। जैसे देखो, हमें पता है जैसे जैसे नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का आकार बढ़ेगा, न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने का मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है। नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने का मतलब, भाई हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम में चले गए तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई ना। तो उसके अंदर न्यूक्लियन की संख्या बढ़ी तो नाभिक का आकार भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो नाभिक का आकार बढ़ा, तो हम वहां पर ये सोचते हैं कि उसका घनत्व तो कम हुआ या अधिक हुआ, ये हमारे कंफ्यूजन है भाई। नाभिक का आकार बढ़ने से हम बता नहीं सकते, सामान्यतः इंसान ये सोच लेता है कि उसका घनत्व हो सकता है कम हो गया हो आकार बढ़ने से, ठीक है, या कोई ऐसा भी सोच सकता है कि उसका घनत्व हो सकता है अधिक हो गया हो। ठीक है भाई, घनत्व क्या है, प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान कितना है। ठीक है, अब भाई द्रव्यमान संख्या यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो कम होगा या अधिक होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने जब सूत्र से देखा तो देखा कि वो तो किसी वेरी करने वाली चीज़ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। भाई बढ़ कौन सी चीज़ रही है, क्या बढ़ रहा है,
द्रव्यमान संख्या, उस पर तो ये निर्भर ही नहीं कर रहा। ये किस पर निर्भर कर रहा है? प्रोटॉन के द्रव्यमान पर, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। भाई प्रोटॉन के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, उसके प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा, ठीक है। और R0 कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यानी कि हर नाभिक का जो घनत्व है वो समान होता है, ये सोचने वाली बात है। हर नाभिक का घनत्व समान होता है, ये सोचने वाली बात है। समझ में आई बात? ठीक है। आकार बढ़ रहा है तो उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान है ना वो सेम है। प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान सेम है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं उसका मान निकालना चाहूँ तो देख, रो बराबर 3 × 1.66 × 10⁻27, इतना ही तो होगा, बटे 4 × 3.14 इंटू R0 का मान है 1.2 × 10⁻15, और 15 किससे गुना होगी? 3 से, ठीक है। तो 1.2 × 10⁻, इसकी भी क्यूब होगी ना, -45 क्यूब, 3 से गुना होगा तो क्या आ जाएगी? 45। अब ये 45 ऊपर जाएगा तो 45 में से 27 घटेंगे, है ना। 45 में 27 घटे कितने आए बताओ? 18, ठीक है। तो यानी कि ये जो भी कोई कांस्टेंट मान है इसका तो कुछ ना कुछ मान आएगा। मान ले तू पॉइंटों पे बहुत कम आ गया, लेकिन इनटू क्या हो रहा है? 10⁻18। तो सोच कर देख उस इतने छोटे से हिस्से के अंदर प्रति इकाई आयतन के अंदर द्रव्यमान कितना अधिक है। यानी कि अगर मैं 1 मीटर का नाभिक बना दूं ना, 1 मीटर का, तो पूरी पृथ्वी पर इतनी कोई ताकत नहीं है जो उस नाभिक को उठा सके। उसके इकाई आयतन के अंदर द्रव्यमान देख 10⁻18 है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि किसी परमाणु के जो नाभिक है उसके अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। तो परमाणु के नाभिक के इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान केंद्रित है? 10⁻18 किलोग्राम के अंदर। समझ में? किलोग्राम प्रति आयतन, ठीक है। प्रति इकाई आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान है? 10⁻18, ठीक है। समझ में आई बात? तो नाभिक का घनत्व तो बहुत अधिक है, और घनत्व तो किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान संख्या पर। ये बात याद रखनी है और उसका मतलब भी समझना है तुम्हें, ठीक है। हो गया। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे समस्थानिक, समबारिक, समन्यूट्रॉनिक, दर्पण नाभिक, ऐसी परिभाषाएं हैं। समस्थानिक का मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, एक ही स्थान पर हो, ठीक है। इनके उदाहरण तुम्हें याद करने, कम से कम 3 उदाहरण याद रखने हैं। समझ में है? 3 उदाहरण का मतलब समस्थानिक का एक जोड़ा उदाहरण याद हो गया, फिर दूसरा जोड़ा उदाहरण, ठीक है, फिर तीसरा जोड़ा उदाहरण। समझ में आया ना? 6C12, 6C13, तो ये एक उदाहरण हुआ, 2 नहीं हुए समस्थानिक का, ठीक है। तो इसी प्रकार समबारिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो, और एक वो बच गया दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक। उसके अंदर क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती रहती है उनके अंदर, ठीक है। तो इसे क्या बोल दिया हमने? दर्पण नाभिक। और कुछ और बताओ, इसके अंदर डाउट क्या है? इसके आगे का तो मेरे हिसाब से वो जो अर्धायु वगैरह है वो तो तुम्हारे हट गया इस साल सिलेबस से। हाँ, तो और उसके अलावा बताओ, वो तो बताने नहीं है, वो बताने लग गए तो ऐसे ही तुम्हारा टाइम खराब होगा। हाँ, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा समझने से पहले हम पहले समझेंगे द्रव्यमान क्षति। क्या समझेंगे? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति देखो नाम से तुम समझ रहे हो, किसी ना, क्षति का मतलब हानि, द्रव्यमान हानि। कहाँ हो रही है द्रव्यमान क्षति? देखो किसी नाभिक की बात करते हैं, जैसे मान लो कोई भी नाभिक है, इस नाभिक का हम द्रव्यमान कैसे बताते हैं? प्रोटॉन का द्रव्यमान, जितने भी प्रोटॉन है, कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। यानी कि जो नाभिक का द्रव्यमान अगर मैं उसे सिग्मा m से लिखूं तो यानी कि ये ZMP प्लस A माइनस ZMN। क्या मैंने सही लिखा है? प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान गुणा न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z ही है, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो तो जो बची हुई संख्या वो किसके बराबर होगी? न्यूट्रॉन के बराबर। तो जो नाभिक का द्रव्यमान है वो इसके बराबर आना चाहिए, सही बात है, इसके बराबर आना चाहिए। और प्लस हमने जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान उनको तो छोड़ ही दिया, उसके मान लिया हमने 0.000 कुछ भी 1, इतना ही तो परिवर्तन होगा उसके कारण। भाई 10,000 गुना कम है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो इतना ही काउंट होगा, तो उसके द्रव्यमान को हमने छोड़ दिया। भाई एक तो हमने जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो तो हमने पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत कम आएगा या अधिक आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। तो यानी कि जो नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होता है नहीं, वो तो परमाणु के द्रव्यमान की बात हो गई। अगर नाभिक का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणा कुल प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान गुणा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या। लेकिन जो हमने फिर बाद में प्रायोगिक रूप से नाभिक का द्रव्यमान निकाला, वो मान लो कोई m आया, और ये जो द्रव्यमान है ये इस द्रव्यमान से कम आया, यानी कि जो हमने नाभिक का द्रव्यमान निकाला वो इस द्रव्यमान से कम आ गया, लेकिन वास्तव में द्रव्यमान तो इतना होना चाहिए ना भाई, उसके अंदर प्रोटॉन मान लो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान आ रहा है कम, तो बचा हुआ द्रव्यमान कहाँ चला गया? ये सोचने की बात है, बचे हुए द्रव्यमान कहाँ चला गया। इसको बताने के लिए हमने बताया कि कुल द्रव्यमान होना चाहिए था इतना, द्रव्यमान हमें मिला स्मॉल कैपिटल M, कोई भी द्रव्यमान मिल गया, ये द्रव्यमान इससे कम है तो इसमें माइनस किया, तो ये जो बराबर है ये उस द्रव्यमान क्षति के बराबर है। भाई इतने द्रव्यमान की हमें हानि हो गई, ठीक है, उसे हम किसी भी किसे लिखें, डेल्टा M से लिख दो, द्रव्यमान की हानि, ठीक है। तो ये तो होगी द्रव्यमान की हानि, लेकिन ये द्रव्यमान गया कहाँ जो इतना द्रव्यमान बचा? तो इसको बताने के लिए हमने क्या नया कंसेप्ट निकाला कि जो नाभिक है वो शुरुआत में कभी तो बनी होगी, ठीक है। नाभिक जो बनी है, एक नाभिक के अंदर क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मान ले 1 प्रोटॉन और मान ले 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन के पास तो कोई आवेश नहीं होता हमें पता है, लेकिन प्रोटॉन के मध्य तो आवेश होता है ना, और दोनों प्रोटॉनों पर समान आवेश है, भाई धनावेश है, दोनों पर समान आवेश है। और कूलाम के नियम से हमें पता है कि जब 2 प्रोटॉन को हम पास में लाएंगे तो उनके मध्य कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण का बल। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब किसी नाभिक को हम बना रहे हैं तो एक छोटे से क्षेत्र के अंदर हमें नाभिकों को समायोजित करना है, और इनके मध्य आकर्षण का बल लगने लग गया। भाई कूलाम के अनुसार कैसा बल लगना चाहिए था? प्रतिकर्षण का बल, लेकिन इनके मध्य कैसा बल लगने लग गया? आकर्षण का बल। तो इस बल को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? तो नाभिकीय बल की जो परास होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर तक, इससे ज़्यादा परास नहीं होती। इसके बाद में जैसे मान लो 2 प्रोटॉन के बीच की अगर दूरी 10⁻10 मीटर है या इससे कम है, तब तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल लगने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन पर आवेश भले समान हो, लेकिन वो जो अब जो बल लग रहा है इससे कम दूरी के ऊपर, वो आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो आकर्षण बल लगेगा। समझ में है? चाहे उन पर सेम आवेश है, चाहे विपरीत आवेश है, चाहे कोई आवेश नहीं भी है, भाई न्यूट्रॉनों पर भी तो बल लग रहा है ना, तो उनमें तो कोई आवेश भी नहीं है, फिर भी बल लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दूरी बढ़ेगी, प्रोटॉन से अधिक दूरी पर होगा, तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करने लग जाएगा? कूलाम बल। यानी कि अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, और असमान आवेश है तो आकर्षण बल, ठीक है। तो ऐसा बल कार्य करेगा, ठीक है भाई। तो इन दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इन दोनों प्रोटॉनों को या न्यूट्रॉनों को, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में पास लाकर जो इस बंधन के अंदर बांधा है, इस नाभिक के छोटे से एरिया के अंदर इनको समायोजित किया है हमने। इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगी है ना भाई। वैसे हमने ये प्रयोग भी करके देखा कि इससे ज़्यादा दूरी तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो इनको पास में कोई तो लाया होगा। अब कौन लाया है उस पर तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भी लाया है उसको दे दे, एनर्जी दे दे, वो हमारा डिबेट का मुद्दा नहीं है। हमारा डिबेट का मुद्दा ये है कि इन प्रोटॉनों को जब पास में लाया गया है तो एनर्जी तो दी गई है ना, ठीक है। या फिर ये जो दोनों पास में आए हैं तो इनको एनर्जी देके पास में लाया गया है, लेकिन जब ये पास में आए तो कुछ ऊर्जा मुक्त हुई इनके मध्य से। वो जो ऊर्जा मुक्त हुई वो कहाँ से मुक्त हुई? इनके पास वो जो ऊर्जा आई वो कहाँ से आई? वो ऊर्जा जो इनका द्रव्यमान था ना, वो द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। वो द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो गया? ऊर्जा में। और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा संचित है वो सब इन नाभिकों के बनने से जो ऊर्जा मुक्त हुई है वही ऊर्जा है, ठीक है। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम जो द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है उसको अगर हम प्रकाश के वेग के वर्ग से गुणा कर दें तो उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी ऊर्जा मुक्त हुई? ΔM × c², ठीक है। और इस ऊर्जा को हमने क्या बोला? बंधन ऊर्जा। भाई नाभिक को बांधने के अंदर, भाई ये नाभिक को बनाया ना हमने, तो नाभिक को बांधने या बनाने के अंदर जो ऊर्जा मुक्त हुई उसे हमने क्या बोल दिया? नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब हमें पता है कि 2 प्रोटॉन को हम पास में लाए तो कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। अब तीसरे प्रोटॉन को मैं पास में ला रहा हूँ, भाई किसी नाभिक में 3 प्रोटॉन भी हो सकते हैं। भाई तुम प्रोटॉन से समझ लो, न्यूट्रॉन भी अपने आप ही आ ही रहे हैं, चाहे मैं प्रोटॉन ला रहा हूँ या न्यूट्रॉन ला रहा हूँ, तो मैं न्यूक्लियन बोल देता हूँ। न्यूक्लियन बोलने का मतलब प्रोटॉन भी ला रहा हूँ, न्यूट्रॉन भी ला रहा हूँ। पहले मान लो 1 न्यूक्लियन लाया, ठीक है, 2 न्यूक्लियनों को पास में रख दिया तो कुछ ऊर्जा मुक्त हुई। अब मैं एक और न्यूक्लियन ला रहा हूँ, तीसरा न्यूक्लियन ला रहा हूँ, तो अब उस न्यूक्लियन को उन दोनों न्यूक्लियनों के पास रखेंगे तो क्या ऊर्जा मुक्त होगी? होगी कि नहीं होगी? हाँ, क्यों नहीं होगी? अरे 2 प्रोटॉन हैं, इन दोनों प्रोटॉनों को मैंने पास में रख दिया, तीसरा प्रोटॉन इनसे दूर है,
जब तक वो इनसे दूर है तब तक इनके मध्य कैसा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। और जैसे ही इस दूरी के ऊपर आगे 10⁻10 मीटर पे, तब उनके मध्य कैसा बल लगने लग गया? तो यहाँ तक पास लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा ना, वो कार्य फिर ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा। यानी कि हर न्यूक्लियन को लाने के लिए ऊर्जा मुक्त हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? इसलिए हमने बंधन ऊर्जा कैसे निकाली? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के अंदर जब हमने ग्राफ बनाया, भाई किसके लिए हमें प्रति न्यूक्लियन, भाई कौन से नाभिक, हर नाभिक के अंदर अलग अलग है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो कौन से नाभिक के लिए हमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास लाने के लिए, न्यूक्लियन पास लाने के लिए, किसी में ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, किसी में कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन के लिए हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आया। तो ये बोल देते हैं मैं EB/A, यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या। भाई जैसे जैसे न्यूक्लियन बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी द्रव्यमान संख्या बढ़ती जा रही है ना, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना। पहले ऊर्जा बढ़ती गई, फिर ऐसे कुछ कम, फिर कुछ कम, कम ज़्यादा ऐसे होती गई, ठीक है। और फिर ऐसे करके कुछ इस प्रकार का मान मिला हमें, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा है ना, इसके बाद में देखो फिर कम होना स्टार्ट हो गई। ऐसे हमने प्रायोगिक मान प्राप्त किया और ऐसा ग्राफ बना हमारा, प्रायोगिक मानों से ऐसा कुछ ग्राफ बना, ठीक है। तो ये जो मान है, यहाँ पर जो सबसे अधिक मान मिला निकल का, और ये निकल का नंबर क्या होता है? 50, हाँ 50 होता है। और हाँ द्रव्यमान संख्या 50, तो निकल की द्रव्यमान संख्या तो हो गई 50, ये हो गया हमारा निकल। फिर इससे ये थोड़ा सा कम हो रहा है, बस ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, हल्का सा कम ऊपर। यहाँ पर हमें मिला फेरस, फेरस की द्रव्यमान संख्या है 56, ठीक है। ये हो गया निकल और ये हो गया फेरस। तो निकल की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमने प्राप्त करी प्रायोगिक रूप से, वो आई 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो फेरस है उसकी जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आई, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का अब क्या मतलब है तुम समझ रहे हो ना भाई? एक न्यूक्लियन को नाभिक में लाकर रखने में कितनी ऊर्जा मुक्त हुई, वो क्या है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और फेरस की आई लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन, 0.05 का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा नाभिकीय बंधन ऊर्जा है वो किन की आई? निकल और फेरस की, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बोले तो निकल की आई, लेकिन फेरस की भी लगभग उसकी बराबर ही है, उससे ज़्यादा कम तो नहीं है, ये 0.05 का ही फर्क है, ठीक है। तो हमें ये पता चला, लेकिन जो उससे कम के हैं तो हमने इससे जो नियम बना लिया कि 26 या 30 से जो कम वाले नाभिक है उनकी जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कम है। फिर बाद में बढ़ना स्टार्ट हुई, फिर बाद में लगभग 100, 120, 90, 100 के बाद में फिर दोबारा नाभिकीय बंधन ऊर्जा घटना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इनकी लगभग यहाँ पे जो यूरेनियम आएगा उसकी कितनी मिलती है हमें? 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कितनी मिलती है? 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हमारा नाभिकीय बंधन ऊर्जा का कर्व। ये हमने क्यों बनाया? स्थायित्व देखने के लिए, भी कौन सा नाभिक ज़्यादा स्थायी है। जिस नाभिक के अंदर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक है वो नाभिक अधिक स्थायी है। भाई उसके अंदर अधिक ऊर्जा मुक्त हो गई तो अब उसने बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त कर दी तो वो स्थायी रहेगा। वो अपनी और ज़्यादा ऊर्जा देकर या लेकर कोई किसी और नाभिक में चेंज होने की कोशिश नहीं करेगा। किसी और नाभिक में चेंज होना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कल। बंद कर इसको।